Good afternoon, everyone. This is Ritika Shinghadeo from the Department of Electronics and Communication Engineering. Today, we are going to discuss about the topic stabilization, stability factors, and biasing. And secondly, my subject is electronics and devices and circuit. And today it's 17th of January 2022. So let's start. Morning, everyone. मॉड्यूल में सबको अटेंडेंस दिए हो? मॉड्यूल में सबको अटेंडेंस दी हो? ओके, तो मॉड्यूल में जो कोई भी अटेंडेंस अभी तक नहीं दिए हो, प्लीज मॉड्यूल में जाके 1 बजे तक अटेंडेंस दे देना। ठीक है? आई होप कॉपी क्लियरली विजिबल है सभी को। कॉपी सभी को क्लियरली विजिबल है। ओके, so today our topic will be transistor biasing and thermal stabilization. Okay, लास्ट डे हम लोग क्या किए थे? हम लोग डिस्कस किए थे अबाउट एसी एंड डीसी लोड लाइन, और एसी और डीसी लोड लाइन के मदद से हम लोग कैसे कोई ट्रांजिस्टर सर्किट का एसी और डीसी एनालिसिस करते हैं। हम लोग ये चीज हम लोग देखे थे। रूपचंद महतो, तुम बहुत सारा आईडी से ज्वाइन क्यों करते हो? डेली डेली ये सेम प्रॉब्लम होता है, 3-4 आईडी से ज्वाइन करते रहते हो। ओके, सो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिस्टर बाइसिंग। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि ट्रांजिस्टर जो है, ट्रांजिस्टर का 3 पॉइंट्स है या फिर 3 उसका टर्मिनल है, एमिटर, बेस और कलेक्टर। और हम लोग क्या जानते हैं कि ट्रांजिस्टर जो है वो बेसिकली तो ट्रांजिस्टर जो है वो बेसिकली एज एन एम्पलीफायर काम करता है। और इस पे हम लोग और एक चीज देखते हैं, और क्या है कि तो ट्रांजिस्टर वाइज जब हम लोग देखते हैं, ट्रांजिस्टर का जो ऑपरेशन हम लोग देखते हैं, ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन में हम लोग क्या देखते हैं कि ट्रांजिस्टर जो है, ट्रांजिस्टर बेसिकली एज एन एम्पलीफायर काम करता है। ठीक है? ट्रांजिस्टर में अगर हम लोग कोई भी वीक सिग्नल देते हैं, जब उसका एसी एनालिसिस करते हैं, जब हम लोग एसी लोड लाइन देखे, वहां पे हम लोग क्या देखे कि ट्रांजिस्टर में जब हम लोग कोई भी वीक सिग्नल को अप्लाई करते हैं, तो आउटपुट में, मतलब इनपुट साइड में जब कोई भी हम लोग वीक सिग्नल अप्लाई करते हैं ट्रांजिस्टर का, तो आउटपुट में वो क्या होता है, वो एम्पलीफाई होके आता है, मतलब वो स्ट्रेंथन हो जाता है। ओके, तो उसका जो हो गया एसी एनालिसिस, तो ये था जिसमें हम लोग गेन देख रहे थे। जो मेरा ये ग्राफिकल मेथड था, ग्राफिकल मेथड से हम लोग देख चुके हैं कि ट्रांजिस्टर में इनपुट साइड में अगर हम लोग कोई भी वीक सिग्नल देते हैं, तो आउटपुट साइड में वो एम्पलीफाई होके आती है।
और हम लोग क्या देखे कि इनपुट वोल्टेज के साथ आउटपुट करंट का जो अगर हम लोग उसको टैली कराते हैं तो उसमें क्या है कि 180 डिग्री फेज रिवर्सल है। ऑल्दो इनपुट करंट के साथ इनपुट करंट के साथ आउटपुट करंट जो है, ये दोनों पैरामीटर्स अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें क्या है कि उसमें कोई भी फेज रिवर्सल नहीं है। तो आज का मेरा टॉपिक क्योंकि ट्रांजिस्टर का बाइसिंग है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये आता है कि ट्रांजिस्टर बाइसिंग क्या चीज है। इससे पहले तुम लोग ये भी बोल सकते हो कि ट्रांजिस्टर का जो अगर हम लोग बाइसिंग बोले तो उसमें मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि ट्रांजिस्टर का जो दोनों जंक्शन है, एक जंक्शन मेरा क्या है कि एमिटर बेस जंक्शन और दूसरा जंक्शन मेरा क्या है कलेक्टर बेस जंक्शन। तो एमिटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन दोनों जंक्शन को हम लोग बाइसिंग करते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि जो मेरा एमिटर बेस जंक्शन जो है वो ऑलवेज इन द फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए और जो मेरा कलेक्टर बेस जंक्शन है वो ऑलवेज इन द रिवर्स बायस में होना चाहिए। ये चीज हम लोग हमेशा से बोलते हैं या फिर इसी चीज को हमेशा से हम लोग डिस्कस करते हैं या फिर ये मेरा कन्वेंशन है। टू बी बेटर वे अगर हम लोग बोलेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज आवर कन्वेंशन कि ट्रांजिस्टर को प्रॉपरली वर्क कराने के लिए क्या चाहिए, हम लोग को एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस में होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो ट्रांजिस्टर काम करता है एज एन एम्पलीफायर, उसमें क्या है, इसके लिए क्या करना पड़ता है कि हम लोग को ट्रांजिस्टर को प्रॉपर कंडीशन अप्लाई करना पड़ता है, जिस कंडीशन में क्या है कि ट्रांजिस्टर प्रॉपरली वर्क करे। मींस इनपुट में अगर कोई भी हम लोग बिग सिग्नल देंगे तो उसका एक फेथफुल एम्पलीफिकेशन हो सके, मतलब वो एग्जैक्टली सेम वे में विदाउट एनी डिस्टॉर्शन क्या है आउटपुट में एक एम्पलीफाइड वे में वो प्रोड्यूस हो सके। ओके, तो यही जो कंडीशंस है कि तुम्हारा कि कोई भी ट्रांजिस्टर को प्रॉपर वे में वर्क कराने के लिए या फिर एफिशिएंट वे में, या फिर और एक वर्ड हम लोग बहुत स्पेसिफिक वर्ड है इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, दैट इज फॉर फेथफुल एम्पलीफिकेशन। दैट वर्ड इज फॉर फेथफुल एम्पलीफिकेशन। मतलब एग्जैक्टली जैसा एम्पलीफाई होना चाहिए वो सिग्नल एग्जैक्टली इन सेम वे में, ठीक है। सो फॉर द फेथफुल एम्पलीफिकेशन क्या होता है कि फॉर द फेथफुल एम्पलीफिकेशन ट्रांजिस्टर को कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ता है और ट्रांजिस्टर को वो जो सारा कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ता है या फिर सारा चीज को मेंटेन करके रखना पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं बाइसिंग। ओके, तो बाइसिंग का जो क्या बोलेंगे, तो और फेथफुल एम्पलीफिकेशन को अगर ये तो एक सिंगल वर्ड है और एक हम लोग बोल सकते हैं कि एक सिंगल टर्मिनोलॉजी है, तो फेथफुल एम्पलीफिकेशन को हम लोग बोल सकते हैं दैट एम्पलीफाइड मैग्नीट्यूड ऑफ द सिग्नल विदाउट एनी चेंज इन द शेप। इसको हम लोग बोल सकते हैं, लिख देते हैं, तुम लोग अपना कॉपी में लिख सकते हो, एम्पलीफाइड मैग्नीट्यूड of signal without any change in shape. Okay, this is known as faithful amplification. Obviously ये जो वर्ड है faithful amplification, इसका मतलब क्या है, ठीक है, कोई पूछ ही सकते हो। तो फेथफुल एम्पलीफिकेशन का मतलब यही होता है कि कोई भी अगर अप्लाइड मेरा सिग्नल है उस सिग्नल का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा पर वो जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड में एम्पलीफिकेशन होगा या फिर मैग्नीट्यूड जो है वो इंक्रीज होगा, पर उसका जो शेप है उस शेप में कोई चेंज नहीं आएगा। तो देयर आर बेसिक 3 कंडीशन फॉर द
फॉर द फेथफुल एम्पलीफिकेशन, और फेथफुल एम्पलीफिकेशन के लिए कंडीशंस क्या है? तो फेथफुल एम्पलीफिकेशन के लिए पहला कंडीशन जो है दैट इज द एमिटर बेस जंक्शन शुड बी इन द फॉरवर्ड बायस. द EB junction must be or should be in the forward bias. Bias condition. Okay. Second point, the collector base junction or the CB junction should be in the reverse bias. Reverse bias condition. And third point, or the most important, is there should be zero signal collector current, proper zero signal collector current. ओके, तो ये तीन बेसिक कंडीशन है जिस कंडीशन में क्या करता है, ट्रांजिस्टर जो है प्रॉपर वे में एज एन एम्पलीफायर काम करता है. ओके, तो ये जो तीनों कंडीशन को जब हम लोग सेटिस्फाई करते हैं और तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कराने के बाद उसके लिए जो सपोर्टिंग सर्किटरी का जरूरत होता है या फिर सपोर्टिंग कनेक्शन का जरूरत होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिस्टर बायसिंग. तो ट्रांजिस्टर और जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट क्या है, हम लोग जब थोड़ा मतलब लास्ट क्लास में जब हम लोग एसी और डीसी एनालिसिस किए थे तो हम लोग क्या किए थे कि एसी एनालिसिस में हम लोग बोलते हैं कि एसी लोड लाइन क्या होता है या फिर एसी एनालिसिस क्या होता है. एसी एनालिसिस होता है जब हम लोग उसका इनपुट साइड में, मतलब जो मेरा ट्रांजिस्टर है और ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है, उसका इनपुट साइड में जब हम लोग कोई भी सिग्नल को अप्लाई करते हैं तो जो सिग्नल एम्पलीफाई होके हम लोग को आउटपुट में मिलता है उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एसी एनालिसिस, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि सारा डीसी सोर्स को जीरो कंसीडर करते हैं. और डीसी एनालिसिस में क्या होता है, जब उसका इनपुट साइड में कोई भी क्या बोलेंगे सिग्नल अप्लाइड नहीं होता है, उस कंडीशन में जो कलेक्टर करंट हम लोग को मिलता है तो उसको लेके हम लोग जो एनालिसिस करते हैं वो होता है डीसी एनालिसिस. तो यहाँ पे जो बोला गया है कि देयर शुड बी प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट, तो यहाँ पे ऑब्वियसली तुम लोग के मन में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट, है कि नहीं, कि हम लोग के पास क्वेश्चन यहीं पे आ सकता है कि व्हाट डू वी मीन बाय प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट. तो जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट क्या होता है कि जब हम लोग को इनपुट में कोई भी जीरो सिग्नल मीन इनपुट में हम लोग कोई भी एसी सिग्नल अप्लाई अभी नहीं किए हुए हैं, बट स्टिल उस पे क्या है एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ कलेक्टर करंट हम लोग को मिल रहा है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट. ठीक है, तो ये सारा कंडीशन को जब हम लोग सेटिस्फाई करते हैं तब क्या होता है कि ट्रांजिस्टर प्रॉपर्ली काम करता है या फिर एफिशिएंटली काम करता है. ये तीनों कंडीशंस में से अगर कोई भी एक कंडीशन हैम्पर हो जाता है, या फिर जो इनपुट साइड में हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि इनपुट साइड में अगर हम लोग मतलब इनपुट साइड में अगर कोई हम लोग सिग्नल अप्लाई नहीं किए हुए हैं और फिर भी अगर हम लोग को प्रॉपरली कलेक्टर करंट नहीं मिलता है, मींस अगर प्रॉपर फ्लो ऑफ जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ट्रांजिस्टर
इनएफिशिएंटली काम कर रहा है या फिर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर को प्रॉपरली काम कराने के लिए और प्रॉपर जो कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज है उसको मेंटेन करने के लिए जो उसको सर्किट में ज्वाइन किया जाता है या फिर जो प्रोसेस हम लोग अप्लाई करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिस्टर बायसिंग। तो ट्रांजिस्टर बाइस तुम लोग, अच्छा ये कंडीशंस जो है बायसिंग का कंडीशन एंड दीज आर बायसिंग कंडीशंस। ठीक है, दीज आर बायसिंग कंडीशन में लिख देते हैं फेथफुल एम्प्लीफिकेशन का कंडीशन या फिर इसको हम लोग बोलते हैं बायसिंग का कंडीशन। इसको तुम लोग स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। Now let's come to the point या फिर now let's come to the definition of transistor biasing. Okay, transistor biasing. Transistor biasing definition. The proper flow, तुम लोग लिख सकते हो कॉपी में, the proper flow या फिर हम लिख देते हैं, तुम लोग उसके बाद में उसका मतलब उसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में जब नोट्स बनाओगे कॉपी में उसमें भी कर सकते हो। द प्रॉपर फ्लो ऑफ जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट zero signal collector current, okay, that is proper operating point of a transistor, that is proper operating point of a transistor and maintenance of proper collector emitter voltage during the passage of signal is known as transistor biasing. Okay, this is the definition. ठीक है, कि ट्रांजिस्टर को प्रॉपरली एम्पलीफाई एज एन एम्पलीफायर काम कराने के लिए क्या होता है कि ट्रांजिस्टर को बायस करना पड़ता है। और बायसिंग का कंडीशन क्या है कि प्रॉपर फ्लो ऑफ जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट एज वेल एज मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर कलेक्टर एमिटर वोल्टेज ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ सिग्नल। मतलब जब तक सिग्नल है अगर उसको प्रॉपरली एम्पलीफाई करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग पॉइंट उसका प्रॉपर होने के लिए क्या है, प्रॉपर फ्लो ऑफ जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट का जरूरत पड़ेगा एंड जो उसका जो वोल्टेज है उसका एम्पलीट्यूड जो है उसको प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर कलेक्टर एमिटर वोल्टेज इज आल्सो मतलब इंपॉर्टेंट। But if my transistor is not properly biased, then what happened? So if my transistor is not properly biased, then we can say that it works inefficiently and produces distortion. मतलब क्या है कि ट्रांजिस्टर में हम लोग क्या बोलते हैं, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट तुम लोग ले चुके हो, ट्रांजिस्टर का बायसिंग का जो डेफिनेशन है उसका स्क्रीनशॉट तुम लोग ले चुके हो या फिर कॉपी में लिख चुके हो? Yes, ma'am. Okay, so ट्रांजिस्टर के में जो हम लोग एम्पलीफिकेशन करते हैं तो क्या होता है
कि जो मेरा ट्रांजिस्टर का एम्पलीफाइड मतलब जो मेरा सर्किट है उस पे अगर हम लोग एक तो स्मॉल सिग्नल देंगे तो आफ्टर एम्पलीफिकेशन क्या होगा, मुझे एक वीक सिग्नल मिलेगा। ठीक है, जिसमें क्या है कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ेगा लेकिन उसका जो बाकी सारा पैरामीटर्स है वो सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन बाई चांसेस में अगर डिस्टॉर्शन आ जाता है, थोड़ा बहुत इसमें शिफ्टिंग आ जाता है या फिर कोई टाइप ऑफ चेंजेस आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्शन, जो कि अगर ट्रांजिस्टर प्रॉपरली बायस नहीं है तो हो सकता है। ठीक है, और जो सारा सर्किट को हम लोग यूज करते हैं फॉर ट्रांजिस्टर बायसिंग, दो सर्किट्स आर नोन एज बायसिंग सर्किट्स। पानी पीने दो हमको। ओके, तो वो जो सपोर्टिंग सर्किट ही होता है उसको हम लोग बोलते हैं बायसिंग सर्किट। अब तुम लोग के पास डिफरेंट मेथड्स है ट्रांजिस्टर का बायसिंग का, या फिर जितने सारे मेथड्स के बारे में तुम लोग को पढ़ना होगा। पहले है बेस रजिस्टर मेथड, फर्स्ट वन इज बेस रजिस्टर मेथड। Okay, second one is collector to base bias. Okay, third one is base with collector and emitter feedback. Base with collector and emitter feedback. Sorry. Emitter feedback. And fourth one is voltage divider bias. Okay. So basically these four circuits we have to read, or we have to discuss about all these four methods or four different circuits. So let's start with base register method. अच्छा, base register method start करने पहले हम discuss करना चाहेंगे about the stabilization. Okay. So before starting base register method or different kind of biasing circuits, हम लोग और एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज नोन एज स्टेबलाइजेशन। ओके, तो स्टेबलाइजेशन क्या होता है? ऑब्वियसली इसका नाम से ही हम लोग को, ये जो प्रॉपर वर्ड है उसके नाम से ही हम लोग को पता चलता है। ऑब्वियसली ऐसा कंडीशन होगा या फिर ऐसा कुछ भी हो सकता है या फिर ऐसा एक सर्किट होगा जो कि एक स्टेबलाइजेशन, मतलब किसी चीज को हम लोग स्टेबल कर रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी चीज को हम लोग स्टेबल स्टेट में रख रहे हैं। तो किस चीज को हम लोग स्टेबल स्टेट में रख रहे हैं? स्टेबलाइजेशन मींस द मेंटेनेंस ऑफ, व्हेयर इज माय पेन, या stabilization means the maintenance of the operating point stable is known as stabilization। ठीक है, जब हम लोग लोड लाइन ड्रॉ किए थे तो लोड लाइन में, एसी लोड लाइन में हम लोग क्या देखे थे कि एसी लोड लाइन में, एसी लोड लाइन कहाँ पे गया,
ओके, तो बेसिकली जब यहाँ पे हम लोग एसी लोड लाइन ड्रॉ किए थे तब हम लोग क्या देखे थे कि जो Q पॉइंट है या फिर ये जो Q पॉइंट है इसका जो वैल्यू है इसमें क्या हुआ था, Q1 और Q2 के बीच में ये वैरी कर रहा था कि नहीं। यहाँ पे अगर ये दिस इज माय इनपुट करंट और जो आउटपुट दे रहे हैं तो ये जैसे जैसे यहाँ से मूव कर रहा है आउटपुट भी मेरा ऐसे ऐसे मैक्सिमम टू मिनिमम वैल्यू में मूव कर रहा था। अब अगर हम लोग को जब डीसी एनालिसिस करना है तो डीसी एनालिसिस में क्या है, एक ही पॉइंट के लिए देखेंगे तो इस पर्टिकुलर जगह में क्यू पॉइंट को स्टेबल होना पड़ेगा, वो मूवेबल नहीं होना चाहिए। तो ये जो पॉइंट्स है या ये जो कंडीशन है, जिस कंडीशन को मेंटेन करके या फिर जो सपोर्टरी कंडीशंस को या फिर जो सपोर्टरी सिस्टम्स है जिसको मेंटेन करके हम लोग इस क्यू पॉइंट को स्टेबल रखते हैं या फिर जो प्रोसेसेस अपनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्टेबलाइजेशन। ठीक है, तो जो स्टेबलाइजेशन है, स्टेबलाइजेशन क्या होता है, तो अगर क्यू पॉइंट मेरा प्रॉपर जगह में है जिसको हम लोग ऑपरेटिंग पॉइंट बोलते हैं, जो मेरा ऑपरेटिंग पॉइंट और क्यू पॉइंट अगर प्रॉपर जगह में स्टेबल है या फिर वो अगर स्टेबल कंडीशन में है तो हम लोग क्या अज्यूम कर सकते हैं कि जो मेरा ट्रांजिस्टर है वो प्रॉपर वे में काम कर रहा है, मतलब एज एन एम्पलीफायर वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, वो जो आउटपुट दे रहा है वो कोई भी डिस्टॉर्टेड आउटपुट नहीं है। तो अब हम लोग को देखते हैं अब हम लोग को देखना पड़ेगा कि ऐसा क्या क्या कंडीशंस है जिसके लिए जो मेरा ऑपरेटिंग पॉइंट है वो स्टेबल नहीं होता है। तो अगर ऑपरेटिंग पॉइंट द स्टेबलाइजेशन, और तो अभी स्टेबलाइजेशन का जो या फिर ऑपरेटिंग पॉइंट का स्टेबल ना होने का जो अगर रीजंस है वो क्या है, तो अगर हम लोग रीजंस देखेंगे स्टेबलाइजेशन लिख देते हैं हम स्टेटमेंट थोड़ा। So the stabilization of the operating point is necessary due to the following reasons. मतलब ड्यू टू दीज रीजंस क्या होता है कि मेरा जो ऑपरेटिंग पॉइंट है उसमें वेरिएशन आता है, या फिर यही सारा रीजंस के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है कि ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबलाइज करना पड़ता है या फिर स्टेबलाइजेशन हम लोग को करना पड़ता है। फर्स्ट पॉइंट इज टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ आईसी। फर्स्ट पॉइंट इज टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ आईसी। IC क्या है, आउटपुट करंट, कलेक्टर करंट IC। तो फर्स्ट इज टेम्परेचर डिपेंडेंस of IC. Second point is individual variations. Individual variation. And third point and the most important point is thermal runaway. Okay, so these are the basic 3 points of stabilization, or these are the basic 3 reasons for the stabilization. कि ये तीनों points के लिए क्या होता है, या फिर ये तीनों points नहीं बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं ये तीनों condition में क्या होता है कि ऑपरेटिंग पॉइंट वेरी करता है। ये तीनों चीज के लिए ऑपरेटिंग पॉइंट वेरी करता है, और ये तीनों चीज को अगर हम लोग स्टेबल कर सकते हैं तो उसके लिए क्या है कि तब मेरा क्या होता है, ट्रांजिस्टर स्टेबल होता है, या फिर ट्रांजिस्टर जो है वो स्टेबल स्टेट में रहता है, या प्रॉपरली वो एज एन एम्पलीफायर काम करता है। तो पहले क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ आईसी। अच्छा, पहले हम बता देते हैं कि व्हाट इज इंडिविजुअल वेरिएशन, क्योंकि यह सबसे सिंपलेस्ट ठीक है।
तो इंडिविजुअल वेरिएशन कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं, मतलब क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल वेरिएशन ये है कि हर एक जो ट्रांजिस्टर होता है, हर एक ट्रांजिस्टर, हम लोगों को क्या पता है कि कोई भी कंपोनेंट जो जनरेट होता है, भले ही वो सेम कैटेगरी का, सेम नंबर का कोई भी कंपोनेंट हो, या फिर सेम वैल्यू का दो रजिस्टर हो, सेम नंबर का दो ट्रांजिस्टर हो, पर दोनों में क्या होता है कि उसमें थोड़ा बहुत उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस में वेरिएशन होता है, जिसके कारण उसका जो भी सपोर्टिंग पैरामीटर्स है, सपोर्टिंग पैरामीटर्स में वेरिएशन आता है। तो ये जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेरिएशन है, जो कि हर एक इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए, हर एक इंडिविजुअल ट्रांजिस्टर के लिए वैलिड है, इस चीज को या फिर इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल वेरिएशन। तो जब ट्रांजिस्टर को कोई भी सर्किट में अगर कोई पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर को अगर डैमेज हो जाता है, अगर नहीं भी होता है, एक दूसरे ट्रांजिस्टर से हम लोग रिप्लेस करते हैं, तो ड्यू टू इट्स इंटरनल वेरिएशन इन इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस में वेरिएशन होता है, उसके कारण उसका जो बीटा होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कौन से मोड के लिए बात कर रहे हैं, कॉमन बेस मोड के लिए बात कर रहे हैं, तो उसका जो बीटा होता है, वो बीटा मेरा क्या हो जाता है, उसका जो, या फिर हम लोग बीटा नहीं बोल के हम लोग बोल सकते हैं कि उसका जो तुम्हारा क्या बोलेंगे, उसका जो इनपुट, क्योंकि उसका अगर रेजिस्टेंस में वेरिएशन है तो उसके हिसाब से क्या है कि उसका वोल्टेजेस में वेरिएशन आएगा, और उसका जो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर्स होगा, करस्पॉन्डिंगली उसका जो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर्स होगा उसमें वेरिएशन आएगा। और उसी के कारण क्या होता है, ऑब्वियसली अगर उसका करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर्स में वेरिएशन है, मींस उसका आउटपुट करंट में भी थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा, और अगर आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज में अगर वेरिएशन आ जाता है, तो उसके साथ साथ क्या होगा, ऑपरेटिंग पॉइंट में भी चेंजेस आने लगेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट रीजन जिसके कारण क्या होता है कि जो मेरा स्टेबलाइजेशन है वो हैम्पर होता है, या फिर हम लोग दूसरे वे में बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ आईसी। ठीक है, अब देखो ये जो मेरा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ आईसी और थर्मल रनवे है, ये बहुत, दोनों जो टॉपिक है या फिर दोनों जो कंडीशन है, बहुत रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। क्यों? क्योंकि थर्मल रनवे क्या है कि उसका जो माइनॉरिटी करंट होता है, या फिर उसका जो लीकेज करंट होता है, आउटपुट साइड में उसका जो लीकेज करंट होता है, लीकेज करंट का जो वेरिएशन है उसके कारण होता है, और आउटपुट में, और जो मेरा आउटपुट करंट है वो क्या है, आईसी, और लीकेज करंट जो है वो आईसी के साथ साथ इनकॉर्पोरेट होता है। तो इसीलिए ये जो दोनों पॉइंट्स है थोड़ा बहुत इंटर रिलेटेड है, हम लोग बोल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ आईसी को अगर हम लोग डिस्कस करेंगे या फिर बोलेंगे, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो आईसी है, वो आईसी क्या है, आईसी का एक कंपोनेंट क्या है, आईसी का एक कंपोनेंट उसका लीकेज करंट और क्या है, आईसीओ भी है। ठीक है, हम लोग क्या बताए थे कि एमिटर करंट इज इक्वल्स टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, एज वेल एज हम लोग क्या बोलते थे कि ये जो हर एक करंट है, हर एक करंट का दो कंपोनेंट है, एक है फॉर मेजॉरिटी और दूसरा है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो ऑब्वियसली ये आईसी के लिए भी है, आईबी के लिए है, आई सभी के लिए है, लेकिन बेसिकली जो इंपॉर्टेंट चीज जिसके ऊपर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते थे, दैट इज ये जो आईसी का जो माइनॉरिटी कैरियर्स के लिए जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट के ऊपर, इसको हम लोग क्या बोलते थे, लीकेज करंट। ठीक है, और इसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं, दैट इज आईसीओ। ठीक है, और ये डिपेंड करता है कौन से इसमें है, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर के हिसाब से ये आईसीओ, आईसीईओ, आईसीबीओ अलग अलग नाम से हम लोग इसको बोलते हैं, जो कि तुम लोग ऑलरेडी क्लास में, जब ऑफलाइन क्लास में ही यही सारा चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो लीकेज करंट है, ये लीकेज करंट का एक बहुत ही नेस्टी नेचर ये है कि हर 10 डिग्री टेम्परेचर राइज कर लिए, हर 10 डिग्री टेम्परेचर
राइज करने के लिए इसका जो वैल्यू है वो क्या हो जाता है कि डबल हो जाता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू अगर डबल हो जाता है और ये एक क्यूमुलेटिव प्रोसेस है, ठीक है, उसके साथ साथ क्या होता है कि जो बीटा है, इंक्रीज ऑफ बीटा विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, कोई भी जो मेरा उसका जो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है, ऑब्वियसली आईसी में अगर लीकेज करंट में ज्यादा होगा तो उसके साथ साथ क्या है, उसका जो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर क्या होता है कि आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट। ठीक है, तो अगर आउटपुट करंट में वेरिएशन है तो उसके साथ साथ क्या होगा, आईसी, आउटपुट करंट क्या है आईसी, तो आउटपुट करंट वेरी होने के साथ साथ क्या होगा, जो बीटा का वैल्यू है, बीटा का वैल्यू में भी वेरिएशन आएगा। तो बीटा के वैल्यू में भी वेरिएशन आने के कारण क्या है, ये वाला जो पैरामीटर है वो भी डिसेबल, मतलब क्या होगा, अनबैलेंस हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो मेरा VBE है, जो बेस एमिटर वोल्टेज है, उसमें भी ऑब्वियसली करंट अगर चेंज होगा तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, base emitter voltage with temperature, and here it should be remembered that VCE is also changes with temperature, but the change is very small, hence IC is almost temperature independent। ठीक है, तो क्या है कि VBE में भी वेरिएशन आता है, लेकिन उसके साथ साथ VCE में वेरिएशन क्यों नहीं आता है, क्योंकि IC और VCE एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट नहीं है। तो दिस इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ आईसी। तो आईसी में टेम्परेचर के ऊपर उसके ऊपर उसका एक डिपेंडेंसी है, जिसके कारण क्या होता है, बीबी में चेंजेस आता है, बीटा में चेंजेस आता है, और उसका लीकेज करंट में चेंजेस आता है। तो यही जो पॉइंट्स है अंडर द हेडिंग ऑफ टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ आईसी, दैट इज द लीकेज करंट इज get doubles, the value of leakage current get double for the change इन टेम्परेचर ऑफ ईच 10 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी के ऊपर बेस करके जो मेरा थर्ड पॉइंट है वो है, एंड दैट इज थर्मल रन अवे। तो थर्मल रन अवे क्या बोलता है कि हर 10 डिग्री टेम्परेचर राइज के लिए जो आईसीओ का मींस जो लीकेज करंट का वैल्यू डबल हो जाता है, वो एक क्यूमुलेटिव प्रोसेस है, मतलब टेम्परेचर के साथ आईसीओ का जो वैल्यू है, टेम्परेचर के साथ आईसीओ का जो वैल्यू है वो एक दूसरे के साथ मतलब साइमल्टेनियसली होता है। अगर टेम्परेचर डबल हो जाता है, मतलब जो आईसीओ डबल हो जाता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, और टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है ये भी डबल होता है। तो ये क्या है, और ये ट्रांजिस्टर के अंदर होते ही रहता है, होते ही रहता है, होते ही रहता है, जिसके कारण ट्रांजिस्टर के अंदर एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस स्टार्ट होता है, और उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं थर्मल रनवे। ठीक है, और उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं थर्मल रन अवे। इट इज अ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, देते हैं इट इज, तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और टाइम अभी 1 मिनट 37 सेकेंड ही है, तो हम पहले ही बोल के रख देते हैं कि क्लास अगर कट जाएगा तब, और जब तक होगा होगा, और फिर मॉड्यूल में 1 बजे तक सबको ही अपना अपना अटेंडेंस दे देना। ओके, इट इज अ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। मैम रिजॉइन करना है मैम? नहीं, आज रिजॉइन नहीं करना है, हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके ओके मैम। It is a self-destructive process of transistor. ओके, जिसमें क्या होता है कि जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों अलग अलग टेम्परेचर के लिए इसका जो क्या बोलेंगे, जो मैक्सिमम ट्रांजिस्टर का जो ये हैंडलिंग कैपेसिटी होता है, तुम्हारा क्या बोलेंगे कि टेम्परेचर हैंडलिंग कैपेसिटी होता है, वो जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए डिफरेंट होता है। तो जर्मेनियम के लिए ये टेम्परेचर होता है बिटवीन 60 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड,
or for silicon transistor, this temperature lies between 150 degrees centigrade to 225 degrees centigrade.